GDNews.tk के साथ मैं हूँ वकास खान और मेरे साथ जीडीए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर साहब मौजूद हैं और इनसे आज पूछेंगे कि अहम मशावरत भी हुई। डॉक्टर साहब, आपकी और इनकी होंगी और आप लोगों की एक बड़ी कामयाबी ये है कि मुत्तहिदा आप लोगों ने एक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में आप लेकर आए। क्या आगे की प्लानिंग क्या है? इलेक्शन भी सर पर है। देखिए जी, इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था प्रोविंशियल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से। पहले भी हमने एक मुतफ़क़ा तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था। पीटीआई के पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, उसके बाद फिर अपने हलीम आदिल शेख साहब आए, उनको भी जीडीए की पूरी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो है एक महसूस हो रहा था कि जी जो एक्टिविटी है वो पीटीआई के दोस्तों की इतनी कम हो गई है कि जी हमें ज़रूरत है कि जी कोई एक्टिव अपोजिशन लीडर हो वहाँ पे। तो फिर एमकेएम के दोस्तों ने हमें अप्रोच किया जीडीए की लीडरशिप को कि जी आप हमारे साथ ताउन करें और हमें सपोर्ट करें। हमारा कंटेंशन ये था कि जी जो भी सिंध के इस वक्त हालात हैं उसके अंदर जीडीए की अगर अपोजिशन लीडर आए तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फेस कर सकता है मौजूदा गवर्नमेंट को। लेकिन बहरहाल सब दोस्तों के साथ मुशावरत हुई और क्योंकि बार बार एमक्यूएम की तरफ से ये हमें पैगाम मिला और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, तो यकीनन क्योंकि उनके मेंबर्स ज़्यादा थे तो फिर जीडीए की लीडरशिप ने भी कंसीड किया कि जी हम उनको देते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। और फिर उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चॉइस उन्होंने की कि एक लीडी मेंबर को उन्होंने बनाया अपोजिशन लीडर। उससे जो है ना एक बड़ा सैल्यूटरी इफेक्ट आया पूरी सिंध की सियासत के अंदर। तो मेरी नज़र में जो जो बात की यहाँ से शुरू हुई, लेकिन अब इस वक्त अहमियत क्योंकि जैसी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने वाली होती हैं तो फिर अहमियत बढ़ जाती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, क्योंकि एक मुशावरत जो केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए होनी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान होनी है पहली स्टेज के ऊपर। तो हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश थी कि जी हम लोग आपस में कॉपरेट करते हुए और अपने जो भी अपोजिशन के नॉमिनीज जो हैं उनको हम सामने लेकर आएँ और अपोजिशन लीडर जो हैं हमारी उनको हम एक जॉइंट मुशावरत के साथ जो है ना हम उनको नाम दें जो कि वो फिर आगे शेयर करें लीडर्स हाउस के साथ। तो अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि जी हम लोग आपस में मुशावरत करें और इंशाअल्लाह ताला जो भी नाम होंगे अपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए और उसके बाद केयर टेकर कैबिनेट के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी मुशावरत से नाम आगे करेंगे और फिर तवक्को करेंगे कि लीडर्स ऑफ अपोजिशन जो है हमारी वो बाकायदा अपनी पूरी बैकिंग के साथ अपोजिशन की नेगोशिएट करेंगे लीडर हाउस के साथ। फिर देखते हैं। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जी ऐसी केयरटेकर कैबिनेट सामने आए जो कि क्योंकि सिंध को जो है ना एक 15 साल से एक एक वन साइडेड किस्म की जो है गवर्नमेंट मिली हुई है, जिन्होंने पूरी सिंध की जो है पॉलिटिक्स को, उसकी मीशत को, उसकी हेल्थ को, उसकी एजुकेशन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप देखें आज कोई शहर के आपको सलामत नजर नहीं आएगा। आप कराची से शुरू करें, हैदराबाद जाएँ, सक्कर जाएँ, लाड़काना जाएँ, नवाबशाह जाएँ, कश्मीर जाएँ, उबावड़ो जाएँ, घोटकी जाएँ, कोई भी शहर आप उठा लें वो इस वक्त बिल्कुल सिंध के तमाम शहर एक तबाह हाल सूरत में। और कोई एक 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 कोई मोनूमेंट ऐसा नहीं है, कोई एक निशान ऐसा नहीं जिसके बारे में हम कहेंगे जी 15 साल में ये गवर्नमेंट के हमने ये सिंध के अवाम को दिया है। सारे स्कूल बंद पड़े हैं, उनके अपनी फिगर्स के मुताबिक 19,000 स्कूल बंद पड़े। आज आप चले जाएं तो कोई रूरल हेल्थ सेंटर, कोई जो बेसिक हेल्थ यूनिट काम नहीं कर रहा। जो अस्पतालें हैं, जो जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, आप चांडका मेडिकल कॉलेज ले लें, आप पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह ले लें, कहीं पे भी आप चले जाएं तो बिल्कुल एक जो है एक बिल्कुल तबाह हाल जो है ना हमें सारा हेल्थ सिस्टम हमें नजर आता है। तो उसमें जो एक 15 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि ये केयरटेकर इम्पार्शियल न्यूट्रल केयरटेकर कैबिनेट के जरिए जो है इस सूबा सिंध के अंदर ऐसे इंतखाबात हों जो कि अवाम की राय के मुताबिक हों, जिसमें अवाम खुली आज़ादाना तौर पर जो है वोट दे सके और अपनी राय का इजहार कर सके। तो उस हवाले से हम, जैसे मैंने आपको कहा, हम समझते हैं कि जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर या केयरटेकर कैबिनेट बनने जा रही है वो बहुत ज़रूरी है। और उसी हवाले से जो है ना हमने बैक भी किया है अपने अपोजिशन लीडर को और इंशाअल्लाह हम उनके थ्रू जो है ना अपनी कोशिश करेंगे कि हमारे ज़रिए ऐसे नाम सामने आए जो कि आगे चलकर सिंध के अवाम को एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, जिस तरह का मामला चल रहा है, जो आपने सिंध में मसाइल गिनवाए और सबको नज़र आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि हम यही देखते आ रहे हैं कि जीडीए पीपल्स पार्टी के सामने, तो क्या वजह मकबूल क्यों नहीं हो पा रही है जीडीए सिंध में, या सीटें क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए जी, जीडीए क्योंकि बनी 2017 के अंदर, उससे पहले जो भी पार्टी थी वो इंडिविजुअल पार्टीज थी और इंडिविजुअली वो मुकाबला कर रहे थे। जीडीए बनी है 2018 के इलेक्शन में। हम ये समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले
GDA ने एक बहुत अच्छे अंदाज में जो है कैंपेन चलाई और एक भरपूर कैंपेन चलाई। और अब जो लोग सिलेक्शन की बात करते हैं उनको मेरी तरफ से तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म सिलेक्टेड थे, तो फिर सिंध की पूरी गवर्नमेंट भी सिलेक्टेड थी। अगर वहाँ सिलेक्शन था तो यहाँ भी सिलेक्शन था। तो सिलेक्शन के ज़रिए सारा कुछ बना। एक कॉम्प्रोमाइज़ आप ये कह लेंगे, ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए जो ना वो ऊपर की फेडरल गवर्नमेंट बनाई और उसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में जरदारी साहब को सिंध की गवर्नमेंट मिली। तो लेकिन सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि सिंध के अंदर इससे पहले कोई भी अलायंस जो है ना एक इलेक्शन से दूसरी इलेक्शन तक नहीं गया। पहली दफ़ा एक अलायंस है जो कि एक इलेक्शन के बाद दूसरी इलेक्शन में जा रहा है। और हमने मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी अगर हमारी जो अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ ख्याल लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और इस प्लेटफॉर्म को हमने कायम रखा है। और मैं तवक्को करता हूँ इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ये प्लेटफॉर्म कायम रहेगा और इंशाल्लाह हम भरपूर अंदाज में जो है मुकाबला करेंगे। सिर्फ ये है कि हमें एक फेयर चांस मिले, क्योंकि 15 साल से एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट बैठी है, वो अपने जोर ज़बरदस्ती अपनी जो उसकी जो 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 एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो 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 लोकल लेवल के जो आरओज बनाए जाते हैं उनको जो ना वो ऊपर करके और फिर उसके बाद जो है ना एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे सिंध के अवाम को आज़ादाना वोट की जो ना वो आज़ादी हासिल नहीं हो रही। हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि हम अपने सारे जो एफर्ट हम अभी कर रहे हैं एक ऐसी गवर्नमेंट वजूद में आए जो कि इस सारे प्रेशर से पाक हो। और इस प्रेशर से जितनी गवर्नमेंट कोई पाक आएगी तो आप देखेंगे कि हर जिले के अंदर मुकाबला होगा। मैं बिल्कुल आपको जो है ना बिला खौफ तजदीद इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो अपोजिशन का वोट है। अगर आप पिछली इलेक्शन के भी वोट देखें तो अपोजिशन के वोट हुकूमत से ज़्यादा है। और इस तरह भी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक है हो सकता है हमारे कैंडिडेट्स हार गए हों, लेकिन हर जगह मुकाबला हुआ है, चाहे वो शहरी सीटें थी चाहे वो देही सीटें थी, वहाँ पे GDA के कैंडिडेट से भरपूर मुकाबला किया। और जहाँ हमें कहीं हमारे कैंडिडेट हमारे अलायंस के कैंडिडेट से, तो मेरी नज़र में जो नहीं ये आने वाले दिनों में हमें जो है सारी अमल के अंदर इस चीज़ को हम सामने रख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के हालात जा रहे हैं आपको ये इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले आप के साथ भी इत्तेहादी थे, तो क्या देखते हैं आम इंतखाबात में आप फिर से गौर करेंगे इस बात पे कि PTI के साथ इश्तिराक किया जाए या फिर MQM और आपका इत्तेहाद जो है यही चलता रहेगा? देखिए जी, हमने यकीनन PTI को सपोर्ट किया और जिस तरह मैं गवर्नमेंट में हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में उनके साथ थे और फिर जहाँ प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हमने उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए रखा, ताकि अभी हमने ये चेंज की और हमने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन तस्लीम किया। प्रॉब्लम ये हुआ जहाँ पे जब गवर्नमेंट टूटी, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब पास हुआ तो हम वाहिद अलायंस से, हमारे 3 मेंबर्स से हम अपोजिशन में बैठे। हमारे जितने भी अलायंस थे जो कि पहले PTI के अलायंस थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट में शामिल हो गए। ये वाहिद हमारा अलायंस था जो हमारे मेम्बरान थे जिन्होंने गवर्नमेंट को नहीं ज्वाइन किया। इस ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो 14 जमाती गवर्नमेंट है, GDA वाहिद अलायंस था या जो PTI के इत्तेहादियों में से जिन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की। हमारे 3 मेंबर आज भी अपोजिशन का हिस्सा हैं। हम लोग आज भी जो ना जो अपना हमारे मेम्बरान हैं वो सिंध के अंदर अपोजिशन के अंदर बैठे। और हमने अभी भी जो है ना जो हमारे इलेक्टेड हमारे टिकट के ऊपर GDA के टिकट पे जो लोग इलेक्ट होके गए और आज भी GDA के साथ है। कोई हमें GDA से कोई किसी ने हमें डिफेक्ट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई और फिर उसके बाद हमारा इख्तलाफ इस बात पे होगा कि PTI को जो ना असेंबली को नहीं छोड़ना चाहिए था, नेशनल असेंबली को खास तौर पे। और जब वो छोड़ के गए तो हमारे मेम्बरान ने फैसला किया कि नहीं हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो आज भी अगर आप जेन्युइन अपोजिशन देख लें तो वो हमारी मेम्बरान है, चाहे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हो, चाहे हमारी वो बहन सायरा बानो हो, आपको नज़र आता है कि एक वोकल है। बाकी तो वहाँ पे वही लोग हैं जो कि हुकूमत के इत्तेहादी ज़्यादा है, अपोजिशन कम है। तो इस सारे अमल के अंदर जो मैं कहूँ ये एक बुनियादी डिफरेंस क्रिएट हुआ। फिर भी जो गालबन PTI की जो पॉलिसीज़ हैं वो गालबन हमारे दोस्त जो ये समझते हैं कि जी उन पॉलिसीज़ की वजह से न सिर्फ उनको नुकसान हुआ है बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी नुकसान पहुँचा है। तो उससे जो ना अब हम जो आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह हम ये कर रहे हैं तो GDA अपनी जगह एंटिटी के तौर पर कायम है। MQM से हमारी बातचीत चल रही है, हमने उनके साथ काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है ना एग्रीमेंट भी हमने उनके साथ की है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि GDA बहैसियत इत्तेहाद के आगे बढ़े और इंशाअल्लाह आप देखेंगे और जमातें जो है ना हमारे साथ शामिल होंगी और इंडिविजुअल्स हमारे साथ शामिल होंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी नज़र में सिंध के अंदर कोई वाहिद इत्तेहाद है जो कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला खासतौर पर अंदरूनी सिंध कर सकता है, तो वो पीसा पगाड़े की क़यादत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस फार्मूले के तहत अपोजिशन लीडर आई हैं
क्या इसी फार्मूले के तहत हम आगे देख रहे हैं कि एमक्यूएम का ही वज़ीर आला निगरान सेटअप? नहीं देखिए, ये तो आगे एक ही बात है, पर मैं समझता हूँ कि जैसे देखिए ना, सिंध के अंदर एक रहा है यानी लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, जो कि गो के यानी कई जगह पे एमक्यूएम के जो जो मेंबरान की तादाद भी ज़्यादा होगी, लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन उनकी ये रही है कि जी जो वज़ीर आला जो है ना, वो गालमन अंदरून सिंध से जो है ना ज़्यादा चांसेस की यही होती हैं। हम कोई तफरीक नहीं करते, लेकिन ये कि चांसेस ये होती हैं कि अंदरून सिंध से, क्योंकि वहाँ की सीटें भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वो अपने वज़ीर आला की हैसियत में कोई कैंडिडेट वहाँ से सामने आता है। तो मैं अभी हमारी बातचीत हुई है, मैं समझता हूँ कि हमने ये बात फैसला किया कि हम मुश्तरका अंदाज में आगे बढ़ेंगे और मुश्तरका फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरह ट्रेडिशन जो रही है यहाँ पे ख़ासतौर पर सिंध के अंदर की जी, जो अंदरून सिंध से जो कैंडिडेट है वो वज़ीर आला के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है सियासत है, सियासत के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि आगे मामला किस तरफ जा रहे हैं। पर हमारी कोशिश ये है कि जी एक यूनाइटेड अपोजिशन हो, और हमारे इस लिहाज से अभी मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, उनसे भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई है। इवन अभी हालांकि अभी गवर्नमेंट PMLN की है, उनके भी कई दोस्त हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि भाई आगे किस तरह हमने बढ़ना है, क्योंकि सिंध के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ कि ज़रदारी साहब और उनकी जमात ने बिल्कुल एक जो है ना डिफरेंट फ़ैज़ा पैदा की है। उन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली जो है ना इक़्तिदार अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है। किसी भी, चाहे वो उनका इत्तेहादी हो, चाहे उनका कोई एडवर्सरी हो, उसको जो है ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, अपनी जो है मसल पावर के जरिए, अपनी जोर ज़बरदस्ती के जरिए किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते। तो इसमें सिंध के हवाले से मैं समझता हूँ, इसमें जनरल फीलिंग ये है कि जी जितनी भी कुव्वतें हैं वो इकट्ठी होकर जो है ना इनका मुकाबला करें, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो जमा हों, और जो है ना ये जो 15 साल की जो एक 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 वन साइडेड किस्म की हुकूमत जो मुसल्लत की गई है सिंध के अवाम के ऊपर, इससे हमें छुटकारा हासिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।